आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 के हिंदी का प्रश्न पत्र हल। और इस प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जवाब हो जाएगा इसका मिश्र बंधु विनोद, जिसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया था और इसको मिश्र बंधुओं ने लिखा था। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र तीनों लोगों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग प्रकाशित किए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, जबकि चौथा भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसके लेखक तीनों भाई गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो चौपट चपेट नाटक किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, और इसी कहानी का एक और नाम है, उसका नाम है उदयभान चरित। जी हाँ, उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी एक ही रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुराने हिंदी नामकरण करने वाले आपके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? तो रस गंधर्व नाटक मणिमधुकर द्वारा लिखा गया नाटक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर मणिमधुकर के अन्य नाटकों की बात की जाए तो बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम जैसे नाटकों की रचना मणिमधुकर जी ने की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी आपकी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, इसमें से एक कृति जीवनी नहीं है तो उसको आपको चयन करना है। तो इसमें जो कृति जीवनी नहीं है वह अन्य से अनन्या तक है। ऑप्शन सी। जी हाँ, यह स्त्री व्यथा की एक आत्मकथा है और इसको लिखने वाली हैं प्रभा खेतान जी। कौन है? प्रभा खेतान जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक मोहनदास नैमिष राय जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और लाल तारा तथा गेहूं और गुलाब आदि रेखा चित्र भी राम वृक्ष बेनीपुरी के ही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ज्योति विहग। जी हाँ, ज्योति विहग जो है यह रचना जो है शांत प्रिय द्विवेदी द्वारा सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई एक आलोचनात्मक पुस्तक है। तो ऑप्शन डी जिसका राइट आंसर है। बाकी जो है
पद्म पराग आपका पद्म सिंह शर्मा का है। और अतीत के चलचित्र तो आप जानते ही हैं, महादेवी वर्मा की रचना है। और माटी की मूर्तें बताने वाली बात नहीं है, यह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि आखिरी चट्टान तक के लेखक कौन है। तो आखिरी चट्टान तक के लेखक आपको बताना है। तो मोहन राकेश जी आखिरी चट्टान तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इस रचना के लिए उनको एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था जिसे आप ज्ञानपीठ नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है। तो माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता आलम जी हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, औरत की बोली कृत के रचनाकार कौन है। तो औरत की बोली गीता श्री की रचना है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं। तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 के लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य को लिखने वाले मोतीलाल मिनारिया जी हैं। ऑप्शन बी को करिए ट्रिक। जी हां। अगला प्रश्न है कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं। तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और यह रचना 1969 ईस्वी की उनकी रचना है। अगला प्रश्न, भविष्यत यत कहा। तो भविष्यत यत कहा के लेखक कौन है या यह किसकी रचना है। तो यह रचना आपकी धनपाल की है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काव्य। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के लेखक कौन हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के लेखक हैं आपके रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। तो गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य हैं आनंद वर्धन जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ इसमें है नाट्यशास्त्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि ने 8 रसों को स्वीकार किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र यति समुझ मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जवाब हो जाएगा अद्भुत रस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जवाब हो जाएगा वृत्यानुप्रास। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर शम में अलंकार कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा प्रतीप अलंकार। ऑप्शन डी। क्योंकि यहां पर जो यमुना का जल उपमेय है और श्याम शरीर को उपमान बना दिया, अतः यहां पर प्रतीप अलंकार होगा। अगला प्रश्न, मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अपहुनति। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका बघेली। ऑप्शन ए। जी हाँ, बघेली जो है यह आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपकी बिहारी हिंदी जो है वह मागधी अपभ्रंश से हुई है।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कौरवी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो जवाब हो जाएगा अवधी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां इसमें से कौन सी हैं? तो आपका ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी चिंता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, तो इसमें आपका विशेषण पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा पांचवा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो इसमें समुदायवाचक विशेषण आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चारों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका मिष्ठान्न जो है यह अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ये ट होता है, मिष्टान्न होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा। अगला प्रश्न, अपिक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अपिधन इच्छते, अपिक्षते, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? तो नैतत में न धन ऐतत होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है? तो इसमें स्वर संधि आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भानुदय। अगला प्रश्न, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होता है अति धन आवश्यक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस शब्द में संधि व्यंजन संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि आपका सत धन जन, सज्जन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा दुह धन कर, दुष्कर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा तरोच्छाया, तरोह धन छाया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुंह तोड़ शब्द में समास है, तो मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो कूप मंडूक में समास आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन ए। तो साथियों, वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। अगला प्रश्न, निर्दय में समास है, तो निर्दय में आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी, क्योंकि इसका विग्रह होता है झड़ते हैं जिसमें पत्ते, अर्थात कोई एक विशेष ऋतु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें टकसाल शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है, जबकि दाग, खीरा, घर ये सब पुल्लिंग है, ऑप्शन ए। प्रश्न, करण कारक किस वाक्य में है? तो जवाब हो जाएगा वह कलम से लिखता है। यहाँ कलम के द्वारा लिखा जा रहा है और से अलग होने के संदर्भ में आपका अपादान होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपादान कारक किस वाक्य में है? तो जवाब हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उनमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा प्रमाणध्वनिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा जीव, प्राणी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो प्रतारक आपका जो होता है यह ठग का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। तो अर्थ का अर्थ धन होता है, अर्थ का अर्थ जो है मतलब होता है, और अर्थ का जो है कारण भी होता है, इसलिए इसमें विश्वास शब्द जो है यह इसका अर्थ नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अंश जो है शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसमें अंश शब्द का अर्थ हो जाएगा कंधा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपानह शब्द आपके जूता का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वज। अगला प्रश्न पक्षी शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विज। अगला प्रश्न सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि शब्द का विलोम हो जाएगा आपका प्रलय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा परिश्रम का विश्राम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? तो सुषुप्ति यानी सोना, जागृत यानी जागना। अगला प्रश्न स्वजाति का विलोम क्या होगा? स्वजाति का विलोम विजाति होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न अज्ञ का विलोम है, तो अज्ञ शब्द का विलोम हो जाएगा विज्ञ, ऑप्शन ए। अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। अगला ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऋजु शब्द का विलोम वक्र होगा, ऑप्शन सी। ऋजु यानी सीधा, वक्र मानी टेढ़ा। अगला हाथी पर की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा हौदा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्त का अर्थ क्या है? तो जवाब हो जाएगा समय परिवर्तनशील है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृतघ्न होना। अगला प्रश्न फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन डी। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मेढकी को जुखाम होना का अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत भारी प्रयत्न करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का है? तो यह संकर शब्द है जिसमें जमा अरबी और दार फारसी शब्द से मिलकर के बना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है? तो आप जानते हैं इसमें एक वचन शब्द तेल होगा, ऑप्शन डी। बंगदूत का प्रकाशन काल क्या है? तो बंगदूत का आपका प्रकाशन काल हो जाएगा 1829 ईस्वी, ऑप्शन 1829 ईस्वी। अगला प्रश्न, समाचार सुधा वर्षण पत्र है। समाचार सुधा वर्षण पत्र इसमें जो है दैनिक पक्ष पत्र है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो आज समाचार पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 ईस्वी को वाराणसी से हुआ था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहां से किया था? तो मिर्जापुर से, ऑप्शन सी। 1855 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? तो 1903 ईस्वी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है, वह इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा नव शाहंशाह चरित चंपू राजशेखर। यह राजशेखर की रचना नहीं है। अगला, ऑप्शन डी, यह श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन हैं? तो यह रचना रूप गोस्वामी की है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति भास द्वारा लिखी गई नहीं है। तो इसमें भास द्वारा रचित महाभाष्य जो है हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। महाभाष्य जो है भास की रचना नहीं है, इसके रचनाकार पतंजलि हैं। 150 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने इसे लिखा था। अगला प्रश्न, भवभूति की रचना इसमें से कौन सी है? तो भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति काव्य जीवोत्तम के रचयिता कौन है? तो वक्रोक्ति काव्य जीवोत्तम के रचयिता आपके हैं कुंतक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अकृतम में कौन सा समास है? तो अकृतम में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इसमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति है? तो उसको आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा सरिति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें लिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा सुलोचन और सुलोचना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसका आपको चयन करना है। तो डोर शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका नहीं है पूछा जा रहा है। तो प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, यह वाक्य शुद्ध नहीं है, ऑप्शन सी। इसका शुद्ध रूप होगा कि प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो दही शब्द आपका पुल्लिंग होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, घी, दही, मोती ये सब पुल्लिंग है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा सदा व्रत करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊऋण। अगला प्रश्न, उठाना क्रिया का कर्मक रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा उठना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें उपसर्ग वाला पद हो जाएगा निह ढन ढाल निढाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसका चयन करना है आपको। तो जवाब हो जाएगा कुलीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो तद्धित प्रत्यय वाला शब्द इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कृपालु। अगला प्रश्न, ओक शब्द किसका पर्यायवाची है? तो जवाब हो जाएगा ढेर का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एको रसा करुणेयो किसका कथन है? तो एको रसा करुणेयो यह भवभूति का कथन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या होगा? तो बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका सही अनुवाद हो जाएगा शिशु मोदकाय रोदत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं डॉक्टर क्षमा करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवि देव हैं। तो रीतिबद्ध कवि देव जो हैं यह रसवादी कवि हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो इसमें राम कथा पर आधारित महाप्रस्थान जो है यह नहीं है। महाप्रस्थान जो है यह पांडवों के प्रस्थान पर आधारित रचना है और नरेश मेहता का यह खंड काव्य है, 1965 ईस्वी का लिखा हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1883 से 1894 ईस्वी तक इसका संपादन कार्य प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो जवाब हो जाएगा निरोग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, काव्यम ग्रहम अलंकारात किसका कथन है? तो यह कथन वामन का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? तो इसमें अस्थाई भाव आपका नहीं है, वो ऑप्शन हो जाएगा विषाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बाकी आपका जो है जुगुप्सा जो है यह विभत्स रस का है, निर्वेद शांत रस का है और हास्य रस का है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि इसमें से कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो समृद्ध स्वर आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि दुह धन कर हो जाएगा दुष्कर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चाल चलन अव्ययी भाव समास। यह अव्ययी भाव समास न होकर के बल्कि द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन ए। अगला, तो साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से
ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमें देता है मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपके लिए इतने श्रम से वीडियो बनाया जाता है तो आपका भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।